ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्रयशीति अधिक द्विशततमी कक्षा। आज जो हम सूत्र करने वाले हैं वो है नाद झलऊ 1-1-10। लेकिन इसमें एक बहुत गहरा प्रश्न देखा जाएगा, वो है क्या ई दीर्घ और श परस्पर सवर्ण हैं। क्यों इसकी बात आई? क्योंकि कल हमने अकस सवर्ण दीर्घ किया है और वो सूत्र कहते हैं कि अक के बाद में यदि सवर्ण अच आते हैं तो पूर्व परयोः स्थाने, पूर्व और पर दोनों के स्थान में दीर्घ आदेश होता है। अब ये हम देखते हैं कि यहाँ दिया गया है कुमारी शेते। क्या यहाँ पर अकस सवर्ण दीर्घा जो है वो दीर्घ करेंगे? तो अचीति एव, क्योंकि यहाँ ये अक है लेकिन ये सवर्ण, इसका सवर्ण तो है लेकिन ये अच नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अकस सवर्ण दीर्घा में सवर्ण शब्द अच शब्द का विशेषण है। इसलिए यहाँ पर अक के बाद सवर्ण अच आने चाहिए, केवल सवर्ण आने से काम नहीं चलेगा। इसलिए कुमारी ई के बाद श आया। तो अगर देखते हैं तो तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण की परिभाषा है कि जिसका आस्य में प्रयत्न तुल्य हो। तो ईचु यशा नाम तालु, तो ई और श इनका स्थान तालु है। और प्रयत्न देखते हैं तो दोनों का प्रयत्न विवृत है। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में ईषद विवृत दिया है, लेकिन पाणिनि जी दोनों का जो प्रयत्न है उसको विवृत मानते हैं। इसलिए दोनों का जो स्थान और प्रयत्न तुल्य है। तो सवर्ण तो ये हैं लेकिन सवर्ण अच नहीं होने के कारण ये संधि नहीं होगी। ये तो समझ में आया। लेकिन इसने एक प्रश्न खड़ा किया, क्या दीर्घ ई और श सवर्ण हैं? क्योंकि अगर इनका आस्य और प्रयत्न सवर्ण तुल्य है तो इनको सवर्ण तो होना चाहिए। क्या ये सवर्ण हैं? तो अब हम अगला एक सूत्र करके देखते हैं जो कहता है तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम के बाद नाद झलऊ। ये हम अष्टाध्यायी जी में पहले देख लें। ये देखिए, अष्टाध्यायी जी का प्रथम अध्याय है, प्रथम पाद है और इसका 9वां सूत्र तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। और उसके बाद आता है नाद झलऊ 1-1-10। तो इसमें तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम ये पूरा का पूरा अनुवृत्ति रूप से आएगा नीचे। और इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो न अव्यय है अच झलऊ, ये समास है। तो समास विग्रह हुआ अच और हलच, और इन दोनों को जोड़ा तो च का ज हो गया और ह का झ हो गया। तो अच झलऊ, तो ये बन गया इतरेतर योग द्वंद्व। अब इसकी वृत्ति बनाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से ये ऊपर से आ गया तुल्य आस्य प्रयत्नौ अपि, अर्थात तुल्य आस्य और प्रयत्न तुल्य होने पर भी अज और झल, अच हुआ स्वर और झल हुए सारे के सारे व्यंजन। तो अच और झल जो हैं अर्थात स्वर और व्यंजन परस्पर आपस में सवर्ण संज्ञौ न भवता, इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। ठीक है, इसलिए सवर्ण संज्ञा केवल आपस में होती है स्वरों की। ठीक है, तो स्वर आपस में सवर्ण संज्ञा वाले होते हैं या व्यंजन आपस में सवर्ण संज्ञा वाले होते हैं। लेकिन अज और झल, स्वर और व्यंजन आपस में सवर्ण संज्ञा वाले नहीं होते। तो ये जो अ कु ह, ऐसा हम देखते हैं कि अ और ह इनका स्थान कंठ है और प्रयत्न विवृत है, फिर भी ये सवर्ण नहीं है। ई और श
इनका स्थान तालु है, प्रयत्न विवृत है, लेकिन ये सवर्ण संज्ञा वाले नहीं हैं। चाहे पिछले सूत्र ने कहा कि तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, तो इतना इसका अपवाद कर दिया। अब ये देखिए, दंड हस अवर्ण हकारौ दंड हस्त, अब ये क्योंकि सवर्ण नहीं है तो इनका दीर्घ नहीं होगा। और ई वर्ण शकारौ, यहाँ पर भी जो दधि शीतम ई और श आ रहा है तो सवर्ण दीर्घत्वम न भवति। अब प्रश्न है, किंतु ये यहाँ पर ह्रस्व ई है, लेकिन दीर्घ ई और श क्या ये सवर्ण हैं? और कहा जा रहा है कि हाँ, दीर्घ ई और श सवर्ण हैं। अब हमको ध्यान से देखना है कैसे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, आपको धीरे धरना होगा। देखिए, काशिकाकार कहते हैं ना झलऊ, तो ये जो सूत्र है 1-1-10 जो अभी हमने किया है, इति अत्र यद अच, तो इसमें जो अच है ना अच झलऊ, अच माने स्वर, तो जो इसमें अच इति प्रत्याहार है ग्रहणम, जो इसमें अच प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है, तत्र ग्रहण शास्त्रस्य, जो शास्त्र बताता है कि अच का क्या अर्थ लेना चाहिए, अनभिनिर्वृत्तत्वात्, वो अभी लागू ही नहीं है। तो सवर्णाः न गृह्यन्ते इति, तो यहाँ पर सवर्णों का ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, तो सवर्णत्वम ईश इकारस्य शकारयोः, इकार और शकार, दीर्घ इकार क्योंकि ये तो सवर्ण है, और शकार योः अप्रतिषिद्धम, इसलिए इनका सवर्णत्वम अप्रतिषिद्ध है, ये सवर्ण हैं। अब ये क्या यहाँ कहा गया ये हम समझेंगे, देखिए ध्यान से। ई और श परस्पर सवर्ण हैं ये कहा गया, तो ना झलऊ के प्रतिषेध करने पर भी, ना झलऊ ने कहा है कि स्वर और व्यंजन का परस्पर सवर्णत्वम नहीं होता, फिर भी कहा जा रहा है ई और श सवर्ण है। क्यों? देखिए, ना झलऊ 1-1-10 में जो अच लिया गया है उसका अर्थ केवल 9 स्वर हैं, अ ई उ ऋ ल ए ओ ऐ औ, ये 9 हुए, इनके सवर्ण नहीं, तो दीर्घ ई इसमें लिया ही नहीं गया। इस क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः 1-1-69 अनभिनिर्वृत्त है, अर्थात ये लागू नहीं है अभी। क्यों? ये क्या कहता है कि अण, जो ये अण है, इसका सारे के सारे जो सवर्ण का भी ये ग्राहक है, ये अपना ग्राहक है और सवर्ण का भी ग्राहक है। तो अगर इस सूत्र के हिसाब से हम अच की परिभाषा लेते तो यहाँ पर 9 के साथ साथ आ दीर्घ भी आना चाहिए था, प्लुत भी आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, दीर्घ और प्लुत ये अणुदित सवर्ण से लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि ना झलऊ जो 1-1-10 है और तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम 1-1-9 ये उसका भाग है, क्योंकि ये इसी का ही अपवाद कर रहा है। तो क्रम में अगर हम लेंगे तो सबसे पहले ना झलऊ को लागू होगा, क्योंकि इसकी ये इसका अपवाद है, ये पहले आएगा। फिर तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम लागू होगा, और उसके बाद ग्राहक वाक्यम स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, जो कहता है कि अपना शब्द केवल अपना ही ग्राहक होगा, अपने अर्थ का नहीं। ठीक है, और इसके बाद अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः, तो इस कारण से ना झलऊ के अच अपने 9 अचों के ही ग्राहक होंगे, सवर्ण के ग्राहक नहीं होंगे। ठीक है, इस कारण से ई और श सवर्ण नहीं है, क्योंकि ये ई तो आ जाती है ना झलऊ के अच के अंदर, किंतु ये जो दीर्घ ई है ये नहीं आती। तो ई और ये श जो है ये सवर्ण संज्ञा वाले होते हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।